The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, आप देख रहे हैं द लंदन टॉप शो और मैं हूं निखिल। लव जिहाद एक ऐसी चिड़िया जो बकौल मोदी सरकार है ही नहीं, अगर उनके हाल का बयान देखें तो, लेकिन फिर भी इसका जिक्र है कि बार बार बना रहता है। कहीं से खबर आ जाए कि हिंदू मुस्लिम जोड़े की शादी हो रही है, लव जिहाद का राग अलापा जाने लगता है। अब मध्य प्रदेश लव जिहाद को लेकर कानून भी बनाने जा रहा है। धर्मांतरण पर नियंत्रण के लिए कानून पहले से ही है हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में, तो फिर लव जिहाद के नाम पर ये क्या चल रहा है, बात करेंगे। बात वैशाली के उस मामले की भी करेंगे जिसमें एक 20 साल की लड़की को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई, उसकी मौत हो गई है। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो। भाई छोटे भाई, पहले भी जाम लगाया। अरे नगर पालिका के अधिकारी भी, नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका। हर शहर में कुछ लोग होते हैं जो दिन में नजर नहीं आते, ये रात में निकलते हैं और पूरा शहर साफ कर देते हैं, जिसे सुबह उठने वालों से लेकर देर शाम तक बाहर निकलने वाले फिर से गंदा करते हैं। ये लोग हैं सफाई कर्मी, जिनके बिना हमारे आपके शहर एक दिन भी नहीं चल सकते। लेकिन इनका हाल कैसा है इस वीडियो में आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का दिल कहे जाने वाले शिव चौक पर मंगलवार को उस समय थोड़ी अफरा तफरी मच गई जब नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग को लेकर रोड को जाम किया और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा घंटों मान मनोबल के बाद सड़क शुरू हो पाई। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 3 वर्ष पूर्व आरके कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी ने नगर पालिका में लगभग 300 सफाई कर्मचारियों को रखा था। कुछ समय पूर्व भी वो कंपनी भाग खड़ी हुई, लेकिन सफाई कर्मचारियों को उस समय का वेतन आज तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते अब सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सुनिए। ये आरके कंस्ट्रक्शन नाम की 2 साल पहले एक कंपनी आई थी, उसका वेतन रुका हुआ है 3-3 महीने का, इन महिलाओं का सबका, और पुरुष भी उसमें रेडे वाले भी थे जो कूड़ा उठाते थे। उसका अभी तक हमने कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं सभी अधिकारियों को। 2 साल से हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। हमने कलेक्ट्रेट में 5 दिन तक धरना दिया, कोई अधिकारी देखने नहीं आया। फिर हमने अभी बोर्ड मीटिंग चल रही थी अभी 4-5 दिन पहले, हमने यहाँ भी आकर मांग की है कि हमारी तनख्वाह दो, इन लोगों की सबकी तनख्वाह दो। यहाँ हमें 17 तारीख का आश्वासन दिया गया है कि 17 तारीख को आप यहाँ पे 1 बजे इकट्ठा हो जाना, यहीं पर बात कर लेंगे सब लोग। हमने यहाँ आके देखा तो कोई अधिकारी नहीं मिला हमें यहाँ पे, ना तो कोई अधिकारी है, ना माननीय महोदय हमारी चेयरमैन जी है। चेयरमैन जी से भी बात हुई थी कि मैं भी यहीं पे मिलूंगी, कोई हमें अधिकारी नहीं मिला। फिर हार के जब हम 2-3 घंटे हमें यहीं पे बैठे हुए हो गए, कोई अधिकारी नहीं आया। अधिकारी से ईओ साहब से मैंने फ़ोन पे बात की है, ईओ साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा वहाँ पे, तुम्हें जो करना है करो, ईओ साहब ने के ये वर्ल्ड थे। फिर मैंने बाद में सबको ले जाके हम लोग गए, हमने शिव चौक पे धरना दे दिया कि भाई हम क्या करें, हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए। ये लोग ऐसे परेशान हो चुके हैं, इनके घर में आटा तक नहीं है खाने के लिए। दिवाली से कुछ दिन पहले भी इन सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग को लेकर नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में नगर पालिका चेयरमैन मंजू अग्रवाल के सामने पहुंचकर हंगामा किया था, जिसके चलते नगर पालिका के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने लगभग 60 से 70 सफाई कर्मचारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया था। स्वच्छ भारत के सपने की कीमत आखिर क्यों सिर्फ कुछ लोगों को चुकानी पड़ती है, सोचिएगा। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 29,163 नए मामले सामने आए और 449 लोगों की मौत हुई। 40,791 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 88,74,290। कुल मौतें हो गई हैं 1,30,519। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 82,90,370। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप कुछ कम होता दिखता है अगर आप आंकड़ों पर जाएं, लेकिन दिल्ली में नए मामलों की बढ़ोतरी को लेकर लगातार चिंता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो शहर के ऐसे कुछ बाजार बंद करना चाहते हैं जहां कोविड-19 हॉटस्पॉट्स बनने का खतरा है। इसके लिए केंद्र से अनुमति मांगी जा रही है।
हमने 16 नवंबर के अपने बुलेटिन में आपको दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान के बारे में बताया था, सत्येंद्र जैन के, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब लगता है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सुनिए। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे, और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड बढ़ने के साथ मामले बढ़ने की आशंका जताई गई थी। नवंबर के शुरुआती महीनों में जब एक के बाद एक निजी अस्पतालों ने वेंटिलेटर बेड्स की कमी के बारे में बताना शुरू किया था, तब ये आशंका सही होती भी दिखी। इसीलिए दिल्ली और केंद्र जल्द से जल्द अपने हिस्से की तैयारी करने में लगे हैं। दूसरी सुर्खी आई है पटना से। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में पोर्टफोलियो बंट गए हैं, माने कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, वो कौन से विभाग का काम देखेंगे, ये अब तय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, सतर्कता विभाग और सामान्य प्रशासन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी कई मंत्रालय मिले हैं, वित्त, पर्यावरण एवं वन, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य कर माने कमर्शियल टैक्स, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास। दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को गए हैं ये मंत्रालय, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग मंत्रालय। मंगल पांडे पहले की तरह स्वास्थ्य मंत्रालय देखते रहेंगे और साथ ही में सड़क के साथ साथ कला एवं संस्कृति विभाग पर भी ध्यान देंगे। हम यानी जीतन राम मांझी कोटे से संतोष मांझी को मिला है लघु सिंचाई विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, और वीआईपी के मुकेश सहनी को मिला है पशु और मत्स्य पालन विभाग। लगातार चर्चा में बने हुए मेवालाल चौधरी को मिला है शिक्षा मंत्रालय। इसी तरह दूसरे मंत्रियों को भी पोर्टफोलियोज बटे हैं। जो विभाग किसी मंत्री के पास नहीं गए हैं उनका काम देखेंगे सीएम नीतीश कुमार, जैसा कि होता ही है। ज्यादातर मंत्रियों के पास एक से ज्यादा मंत्रालय का काम है, तो ये समझ में आने वाली बात है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जाकर कई विभागों को उनके फुल टाइम मिनिस्टर्स मिलेंगे। ये अभी फौरी तौर पर की हुई व्यवस्था है जिसमें एक मिनिस्टर के पास कई विभाग हैं। तीसरी सुर्खी एक ऐसी घटना के बारे में है जो हर चुनाव के बाद देखने को मिलती है। कांग्रेस के अलग अलग कोनों में आत्ममंथन और इस मंथन से छलक छलक कर बाहर आने वाले बयान। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव पर पार्टी के खराब प्रदर्शन पर हाईकमान की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि बिहार चुनाव और देश भर में हुए उपचुनावों में पार्टी के बुरे प्रदर्शन पर अब तक पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। शायद वो ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। अंग्रेजी में इंटरव्यू था, बिजनेस एज यूजुअल वो जुमला था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। सिब्बल ने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान को आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है। पार्टी जानती है कि समस्या का हल कहां है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। हाईकमान पर आंच आ जाए और कांग्रेस में से ही कोई उसके बचाव में ना आए, ये हो नहीं सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को ट्विटर पर ही टोक दिया, ये कल की बात है। उन्होंने कहा सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मसलों पर मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं थी। 5 ट्वीट्स के सिलसिले में से चौथे ट्वीट में गहलोत ने कह दिया कि पूरे देश की कांग्रेस अपने नेतृत्व में पूरा भरोसा रखती है। ये भरोसा कहाँ जताया गया है हम जानते हैं। बिना नाम लिए सलमान खुर्शीद ने भी अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कपिल सिब्बल पर निशाना साधा और आला कमान में भरोसा जताया। वो कांग्रेस के मूल्यों की भी बात करते हैं, उस लंबे से और पोएटिक पोस्ट है वो काफ़ी। अब तारिक अनवर जैसे दूसरे कांग्रेस नेता भी गहलोत की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए कपिल सिब्बल की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या कपिल सिब्बल अकेले हैं जो पार्टी में बदलाव की चाहत रखते हैं? मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जबलपुर से आते हैं इन्होंने भी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को लेकर कहा है कि पार्टी को अभी कुछ करना होगा, नाउ इज द टाइम। ये इस तरह के उनके शब्द थे। तनखा उन 23 नेताओं में भी थे जिन्होंने पार्टी में आमूलचूल बदलावों की वकालत की थी। आज वैसे कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी होनी थी जिसका काम कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह देना है। इस बैठक में ए के एंटनी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जैसे कई नेता शामिल होने थे। इस मीटिंग की खबर समाचार की तैयारी तक हम नहीं जुटा पाए हैं, कल आपको तफसील से बताते हैं। ये बिहार में हार के बाद कांग्रेस की पहली हाई लेवल मीटिंग होती है। चौथी सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार के साथ एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को उठा दिया है। पीएम ने कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। ये जरूरी है कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अलग थलग किया जाए। सुनिए पीएम को। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का
संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं आज के दिन की बड़ी खबर पर। लव जिहाद पर कानून लाने वाली बहस तेज हो रही है। बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद पर कानून लाएगी। फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि वो कानून लाएंगे। फिर तीसरे बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की बारी आई। शिवराज सिंह चौहान, उनके एक मंत्री नरोत्तम मिश्र ने अब कह दिया है कि लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा। यह विचार थोड़ा और दक्षिणगामी होकर कर्नाटक तक पहुंचा। कर्नाटक सरकार ने भी कहा कि हम भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं। दावों का यह दौर एक राउंड चल चुका है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था, इन्होंने अब प्रारूप भी बता दिया है। नरोत्तम मिश्र ने आज कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द विधानसभा में लव जिहाद बिल लेकर आएगी, जिसके तहत लव जिहाद करने वालों को 5 साल की सजा मिलेगी। ये कॉग्निजेबल और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। कॉग्निजेबल मतलब जिसका संज्ञान लिया जा सके। अगर शादी जबरदस्ती की जाती है या फ्रॉड किया जाता है या धर्मांतरण के लिए कोई लालच दिया जाता है तो ऐसी शादी को रद्द कर दिया जाएगा। सुनिए नरोत्तम मिश्रा की पूरी बात उनके शब्दों में। 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। अभी समझते हैं कि लव जिहाद वाले कानून का आधार क्या होगा। क्या ये कानून दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ होगा, या शादी के लिए धर्मांतरण करने के खिलाफ, या सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ होगा, जैसा कि इसके ये कोलोकियल नाम से लगता है, लव जिहाद। तो सबसे पहले लव जिहाद क्या है ये समझना चाहिए, या अगर ये कुछ है भी तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल 4 फरवरी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद को बताया था कि लव जिहाद देश के किसी कानून में परिभाषित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया था कि केंद्र की किसी जांच एजेंसी ने लव जिहाद का मामला रिपोर्ट नहीं किया है। हालांकि केरल में इंटरफेथ मैरिज के 2 मामलों की जांच NIA कर रही है। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को स्वीकार करने, प्रचार करने और पालन करने की आजादी है। यानी केंद्र की मोदी सरकार ने कह दिया कि हमें तो नहीं मालूम कि लव जिहाद क्या होता है। देश का कोई कानून भी इसे परिभाषित नहीं करता। तो फिर सवाल यह है कि राज्य सरकारें कानून की किस किताब से लव जिहाद को परिभाषित करेंगी और किस आधार पर लव जिहाद वाला कानून लाएंगी। लव जिहाद शब्द असल में दक्षिणपंथी संगठनों की एक थ्योरी है। लव जिहाद का हल्ला 2009 से मचना शुरू हुआ था। तब केरल कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया था कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत मुस्लिम लव के बहाने जिहाद कर रहे हैं, ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल इससे पहले भी होता मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम सेना के नेता प्रमोद मुतालिक ने 2005 के आसपास लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था। जिहाद इस्लामिक धार्मिक साहित्य का शब्द है और ये मुस्लिमों के खिलाफ ही इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। हिंदू और ईसाई संगठनों के अलावा अब लद्दाख जैसी जगह पर बौद्ध संगठन भी आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम युवा धर्म परिवर्तन करने के मकसद से लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं, शादी कर लेते हैं। 2014 के बाद से लव जिहाद बीजेपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता दिखता है। लव जिहाद खत्म करने के सियासी वादे होते रहे और वीएचपी जैसे दक्षिणपंथी संगठन लव जिहाद रोकने के लिए अपने स्तर पर इंटरफेथ शादियों में दखल भी देते रहे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें वीएचपी या बजरंग दल के कार्यकर्ता इंटरफेथ शादी जबरन रुकवाने पहुंच जाते हैं, लेकिन इसका दायरा सीमित होता है। इसीलिए लव जिहाद पर कानून की मांग रहती है। 2014 से लेकर 2019 तक के मोदी सरकार के कार्यकाल में लव जिहाद पर कोई कानून नहीं आया। अब पीएम मोदी ने भी लव जिहाद का जिक्र नहीं किया है अब तक। लेकिन इसी साल अक्टूबर महीने में वीएचपी ने प्रेस रिलीज जारी कर मोदी सरकार से मांग की थी कि लव जिहाद पर एक सख्त कानून केंद्र सरकार लाए। वीएचपी ने पिछले 8-10 साल में हुए 170 कथित लव जिहाद मामलों की एक लिस्ट भी इसके साथ जारी की थी। और लव जिहाद पर कानून की इस ताज़ा मांग के बाद एक एक करके राज्य सरकारें कानून लाने की मंशा का ऐलान करने लगी।
तो अब बात आती है कि बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें तो कह रही हैं कि लव जिहाद पर कानून लाएंगे और केंद्र की बीजेपी सरकार कह रही है कि हमें मालूम ही नहीं है कि लव जिहाद क्या होता है, तो कानून किस आधार पर आएगा। अब यहाँ दो चीजें हैं, शादी और धर्मांतरण। संविधान के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ के तहत अपनी मर्जी से शादी का अधिकार भी निहित है और संविधान का ही अनुच्छेद 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हालांकि अनुच्छेद 25 के ही भाग में कुछ शर्तें लगाई गई हैं। क्या शर्तें हैं? शांति व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, और यहीं पर धर्मांतरण रोकने की गुंजाइश मिलती है। 1947 से पहले जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो धर्मांतरण के खिलाफ कोई कानून नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते संसद में इंडियन कन्वर्जन बिल 1954 लाया गया और 6 साल बाद बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल लाया गया, लेकिन दोनों में ही सहमति नहीं बनी और खुद नेहरू ही इन बिल्स के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि इन कानूनों से गलत मकसद से धर्मांतरण रोकने के बजाय उत्पीड़न ज्यादा होगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर नहीं आई। फिर बारी आई राज्य सरकारों की। सबसे पहले 1967 में ओडिशा की सरकार धर्मांतरण पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून लेकर आई। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा ही एक कानून लेकर आई और फिर गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी इस रास्ते पर आगे बढ़ गए। ओडिशा के फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून पर वहां के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। दलील ये थी कि ओडिशा के हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण विरोधी कानून की भाषा अस्पष्ट है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज धर्म को लेकर कानून नहीं बना सकता, क्योंकि धर्म ना तो राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है। धर्म पर कानून बनाने का काम संसद का है। ओडिशा सरकार का तर्क यह था कि शांति बहाली के लिए जबरन धर्मांतरण का कानून लाना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार का यह तर्क नहीं माना। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने जब ऐसा ही कानून पास किया तो हाई कोर्ट ने यह तर्क मान लिया कि राज्य धर्म पर कानून इसीलिए ला सकता है क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब दो हाई कोर्ट्स ने इन कानूनों को अलग अलग तरह से देखा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में एक मशहूर फैसला दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट वाली बात ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दो बात क्लियर की। एक तो ये कि राज्य शांति व्यवस्था के लिहाज से धर्म की स्वतंत्रता पर कानून बना सकता है, उसे रेगुलेट कर सकता है। दूसरी बात यह कि लालच, फ्रॉड या जबरन किया गया धर्मांतरण व्यक्ति की अंतरात्मा के खिलाफ है और यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन भी है। इसके अलावा साल 2000 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए किया गया धर्मांतरण गलत है। सितंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था, जिसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून की बात कही थी। हाई कोर्ट में एक जन्म से मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म स्वीकार कर शादी करने के बाद प्रोटेक्शन की मांग की थी। कोर्ट ने 2014 के पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा धर्मांतरण सही नहीं है, यानी शादी के लिए किया गया धर्मांतरण भी संविधान की धारा 25 का उल्लंघन है और मान्य नहीं होगा। एक पुराने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्मांतरण फ्रीडम टू कॉन्शियंस का उल्लंघन है। अब यहाँ पेच ये है कि इस्लाम की किताब कुरान के मुताबिक निकाह तभी मान्य होगी जब लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम हो, और इसीलिए शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन होते हैं। कोई भी सरकार शादी तो नहीं रोक सकती, लेकिन शादी के लिए हो रहे धर्मांतरणों को कानून के सहारे रोका जा सकता है। इसीलिए लव जिहाद पर कानून को हवा मिल रही है। हालांकि जैसा हमने शुरू में बताया, देश का कोई कानून अभी लव जिहाद को परिभाषित नहीं करता है और केंद्र की सरकार के पास लव जिहाद के कोई आंकड़े भी नहीं हैं। दिल एलन टॉप शो में अब बारी है वैशाली मामले की। बिहार के वैशाली जिले में रसूलपुर हबीब गांव में 20 साल की एक लड़की को उसके ही गांव के कुछ आदमी परेशान कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। जब लड़की ने उत्पीड़न का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इन आरोपियों में से एक का नाम चंदन है। 30 अक्टूबर को जलाए जाने के बाद परिवार ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस ने बयान लिए। अगले दिन परिवार लड़की को पटना मेडिकल कॉलेज ले गया, जहां एक बार फिर लड़की के बयान हुए, जिनके वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी यहां पर आकर लड़की से मिलते हैं और इसके बाद जाकर यानी 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। 15 नवंबर को लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लड़की के परिवार वालों ने पटना के कारगिल चौक पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मांग की कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, 2 फरार थे। उन 2 आरोपियों की बात हो रही है कि साथ साथ डीएम और एसपी पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन की समझाइश के बाद जाकर परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। एफआईआर में 3 आरोपियों का जिक्र है, सतीश कुमार, विजय कुमार और चंदन कुमार। चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतीश विजय का बेटा है और चंदन विजय का भतीजा।
परिवार की शिकायत थी कि एसएचओ विष्णुदेव दुबे ने लड़की की शिकायत पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। वैशाली एसपी की जांच में भी सामने आया है कि पुलिस ने 30 अक्टूबर को बयान तो लिया था, लेकिन एफआईआर 2 नवंबर को जाकर दर्ज की गई। अब एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्म हो रही है। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग ट्वीट करते हुए सवाल किया है कि अपराध किसका ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये कृत्य किया या फिर जिसने इसे चुनावी फायदे के लिए छुपाया। इस मामले से जुड़े और अपडेट्स जैसे जैसे सामने आते हैं हम आपके साथ जरूर बांटेंगे। यही था आज का दिल एलन टॉप शो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।